डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए भूकंप से 7 से भी अधिक तीव्रता के 2 झटकों से हुई भारी क्षति ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। इस त्रासदी का दायरा इतना बड़ा है कि हजारों नागरिक अब भी लापता हैं। फिलहाल 500 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। जाहिर है कि जान-माल की क्षति से इस देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। गौरतलब है कि वेनेजुएला के नज़दीक कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में मिलती हैं। बीते बुधवार को इन प्लेटों के पास भारी हलचल के कारण तीव्र भूकंप आया। भूगर्भ विज्ञानियों ने देश में आगामी दिनों में फिर से भूकंप के तेज झटके आने की आशंका जताई है। यह प्राकृतिक आपदा भारत समेत दुनिया के उन तमाम देशों को सचेत करने वाली है जिन्हें भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। हालांकि इनमें से कई देशों में भूकंप रोधी तकनीकों के जरिए बचाव के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन भारत में इस दिशा में कोई खास तैयारी धरातल पर नजर नहीं आती है। भारत की बात की जाए तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक यहाँ के 29 शहर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं। देश के 59% भूभाग को भूकंप संभावित क्षेत्र माना जाता है। सिस्मिक जोन 4 में आने वाले देश के सभी बड़े शहरों के मुकाबले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके अधिक जोखिम में हैं, जबकि कोलकाता, बंगलुरु, मुंबई और चेन्नई जोन 3 श्रेणी में आते हैं। भारतीय शहरों में तबाही का खतरा इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहाँ ज्यादातर इमारतें कमजोर हैं। हालांकि सरकार की ओर से भवन निर्माण में भूकंपरोधी तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन असल में जमीनी स्तर पर बचाव के इन उपायों को आज भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। गुजरात के भुज से लेकर चमोली और उत्तरकाशी में आए भूकंप की त्रासदी देश ने झेली है। हमें इन सब घटनाओं से सबक लेकर व्यापक स्तर पर बचाव के उपायों को अपनाना होगा ताकि इस तरह की प्राकृतिक आपदा में नुकसान को कम किया जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के अंदर ही दोनों के बीच फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए एक बुरी खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से टकराव इसलिए शुरू हुआ क्योंकि पिछले दिनों ओमान के तट पर सिंगापुर के ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज को
निशाना बनाया गया। हालांकि इस जहाज पर हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हमले के पीछे ईरान का हाथ माना गया। इस हमले का नतीजा यह हुआ कि हॉर्मुज समुद्री मार्ग से जहाज़ों की निकासी का काम फिर से रोक देना पड़ा। एक अनुमान के अनुसार हॉर्मुज में अभी 500 से अधिक जहाज फंसे हुए हैं। ईरान की ओर से सिंगापुर के झंडे वाले जहाज को निशाना बनाए जाने का एक परिणाम यह भी हुआ कि तेल के मूल्यों में मामूली ही सही वृद्धि भी देखी गई। ईरान ने उक्त जहाज पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसके अनुसार उसने उसकी कथित चेतावनी की अनदेखी की। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता हुआ है कि 60 दिनों तक हॉर्मुज से जहाज़ों को बिना किसी शुल्क के निकलने दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ईरान इस पर अड़ा है कि इस जलमार्ग से जो भी जहाज निकलें वे उसकी अनुमति लेकर ही निकलें। वास्तव में ईरान इस कोशिश में है कि हॉर्मुज पर उसका आधिपत्य स्वीकार किया जाए। यह उसकी मनमानी के अलावा और कुछ नहीं। हॉर्मुज सरीखे दुनिया के सभी समुद्री व्यापारिक मार्ग स्वतंत्र नौवहन के लिए खुले हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार किसी देश को अपने तटवर्ती समुद्री मार्ग से किसी तरह की वसूली करने या टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। ईरान हॉर्मुज के मामले में यह अधिकार जबरन हासिल करना चाहता है। उसे यह अधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि हॉर्मुज पर उसका दावा उसकी दादागिरी के अलावा और कुछ नहीं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें ईरान के रुख का समर्थन नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि अमेरिका और इज़राइल ने ईरान को अनावश्यक रूप से निशाना बनाया और पश्चिम एशिया की शांति को खतरे में डालने के साथ ही विश्व अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा किया। लेकिन हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में लेने की ईरान की कोशिश उसे खलनायक ही सिद्ध करने वाली है। संभवतः हॉर्मुज पर ईरान के अनैतिक तरीके से आधिपत्य जमाने की कोशिश का जवाब देने के लिए ही अमेरिकी सेना ने उसके ठिकानों पर बमबारी की। लेकिन ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में देरी नहीं की। अमेरिका और ईरान के बीच इस ताज़ा सैन्य झड़प से इसे लेकर संदेह पैदा हो गया है कि दोनों के बीच जिस शांति समझौते पर सहमति बनी वह कितना टिकाऊ साबित होगा। स्टॉप।